बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैंने आपसे स्मॉग, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करनी है। मगर उससे पहले मैं आपको अपनी इस तहरीक का हिस्सा बनाना चाहता हूं जिसके तहत ये फेस मास्क मैंने अभी आपके सामने अपने चेहरे से उतारा है। इस फेस मास्क की तहरीक का नाम है हैशटैग फेस मास्क सेल्फीज। इसका मकसद है कि पाकिस्तान में आम आवाम में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और स्मॉग के मुतालिक एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, शऊर पैदा किया जाए और इसके साथ साथ हुकूमती हलकों पर यह प्रेशर बढ़ाया जाए कि वो अच्छी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाएं, यानी माहौलियाती तब्दीली की एक अच्छी पॉलिसी बना सकें। आप सबसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी फेस मास्क में एक सेल्फी बनाकर इस हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड करें ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके। अब बढ़ता हूं अपने वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब इस वक्त स्मॉग की जद में है। बहुत से लोग इस मसले को बराह रास्त जूझ रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे बराह रास्त वाकिफ नहीं हैं, यानी ऐसे शहरों के लोग जहाँ पे स्मॉग इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इसको एक नॉन इशू समझ रहे हैं, यानी जैसे ये कोई मसला ही नहीं है, या शायद अगर मसला है तो पहले भी होता रहा है और ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्मॉग है क्या, कितनी ख़तरनाक है, इससे सेहत और माहौलियात के कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि तारीख में ऐसा कौन सा बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें स्मॉग ने हज़ारों इंसानों की जान ले ली थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस स्मॉग में जो बड़ा किरदार ग्लोबल वार्मिंग का है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और दीगर ममालिक उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये स्मॉग, जो कि स्मोक यानी कि धुआं और फॉग यानी कि धुंध का एक अमलगम, एक मरगूबा है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो सकती है। इसके साथ साथ तारीख में ऐसा भी देखा गया कि स्मॉग के अंदर सल्फर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी मिकदार पाई गई। इस तरह से ये स्मॉग जो है इंतहाई खतरनाक बन जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 50 तक अगर AQI लेवल रहे तो ये हेल्दी होता है, यानी इसमें सांस लेना आपके लिए सेहत अफजा हो सकता है। अगर जैसा कि पाकिस्तान में 1000 से ऊपर AQI जा चुका है और जाता रहा है और जा रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि AQI 300 से ऊपर हर लेवल का इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अंदर एक और चीज़ है जिसका जिक्र आपसे करना बहुत ज़रूरी है, और वो है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर वो नन्हे नन्हे ज़र्रात हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ हार्मफुल केमिकल्स के हो सकते हैं, जो कि आपके जिस्म के अंदर जाकर मुख्तलिफ तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका साइज़ जितना छोटा होगा ये उतना जल्दी आपके जिस्म के सेल्स के अंदर चले जाएंगे, ख्वाह वो मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए हों या जिस्म के ऊपर स्किन के ज़रिए हों। जितना इनका साइज़ बारीक होता जाएगा उतने नुकसानदेह होते जाएंगे। अगर आप कभी AQI चेक करते हैं तो उसके साथ ही आपको एक और चीज़, एक और इंडेक्स नज़र आता है जो कि PM के अल्फाज में लिखा होता है। कभी ये 2.5 PM होता है, कभी ज़्यादा होता है। 2.5 PM पार्टिकुलेट मैटर का एक बारीक ज़र्रा है जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ तरह से, जैसा कि सांस से, आपके खाना खाने से, मुंह से हवा इनहेल करने से, या अगर इससे भी छोटा पार्टिकुलेट मैटर हो तो वो आपकी स्किन से आपकी बॉडी में दाखिल हो सकता है। अब जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या इससे कोई सेहत के नुकसान भी हैं, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये तो बहुत आम सी चीज़ें हैं। अल्जाइमर जैसा मर्ज भी इस पार्टिकुलेट मैटर से हो सकता है, जो कि दिमाग की बीमारी है और दिमाग को माऊफ कर सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमें अब देखने को मिल रहा है वो है COPD, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसके तहत बहुत से लोगों को दिल के और फेफड़ों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्या आप देखते हैं अपने आसपास में कि कोई बहुत नौजवान शख्स है और हार्ट अटैक से मर गया है? इसमें भी इस स्मॉग और स्मॉग में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर्स का बहुत बड़ा किरदार है। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि लो वेट बर्थ हो रही है, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपनी वजन से जो उनका होना चाहिए उससे कम है। इसकी भी एक बड़ी वजह स्मॉग है। इसके साथ साथ स्मॉग की वजह से हमारी एग्रीकल्चर यील्ड, यानी हमारी ज़राई पैदावार मुतासिर हो रही है।
पत्तों के ऊपर जब पार्टिकुलेट मैटर और स्मॉग की भारी तह जम जाती है तो वो फोटोसिंथेसिस जो उनकी ग़िज़ा हासिल करने का बुनियादी सिस्टम है वो करने से कासिर हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्रॉप कम होती जाएगी और फूड सिक्योरिटी यानी कहत साली का मसला पैदा हो जाएगा। इन सारे मामलात के बाद भी बहुत से लोग शायद इसको एक गैर अहम मसला समझ रहे हों। मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन का, जो 1952 में हुई थी। नाज़रीन कराम, 1952 में 5 दिसंबर 1952 से लेकर 9 दिसंबर 1952 तक लंदन में एक इंतहाई स्मॉग का वार हुआ था। स्मॉग इस कदर ज्यादा थी कि पास खड़ा शख्स भी नजर नहीं आता था। उस दौर में स्मॉग के हवाले से इस कदर अवेयरनेस मौजूद नहीं थी और ये बहुत नया फिनोमेना था। इस वजह से लोगों ने उसे एक खुशगवार धुंध समझा और उसमें घूमना फिरना शुरू कर दिया। लंदन चूंकि एक ठंडा मुल्क है, लिहाजा वहाँ धुंध की एक अपनी अहमियत है। एक अंदाजे के मुताबिक स्मॉग इस कदर ज्यादा थी कि वहाँ पर सिनेमा हॉल में बैठे हुए अशखास को स्क्रीन नजर नहीं आती थी। इसी तरह की कई और मिसालें भी 1952 की ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के बारे में कही गई हैं। नाज़रीन कराम, 4 दिन रहने वाली स्मॉग में हुकूमती अंदाजे के मुताबिक 4000 लोग मर गए थे और गैर हुकूमती गैर सरकारी ज़राए के मुताबिक उनकी तादाद 10,000 से 12,000 तक थी। ये तो वो लोग थे जो कि स्मॉग की वजह से 4 दिनों के अंदर मर गए थे। अलबत्ता 1 लाख के करीब लोग हाईली इंजर्ड थे, यानी उनको मुख्तलिफ जगहों पर स्किन के मसाइल, एलर्जी के मसाइल, नाक से खून का निकलना, स्किन से खून का बह निकलना हो रहा था। लिहाजा इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉग कितना बड़ा मसला है और अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये लेवल्स को क्रॉस करता गया तो पाकिस्तान में चंद दिनों में हजारों नहीं बल्कि लाखों अमवात होना कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है। अब बात यहाँ पर यह पूछी जा सकती है कि लंदन ने स्मॉग को किस तरह से खत्म किया और आज लंदन एक पुरफिजा शहर कैसे है। तो उसमें नाज़रीन कराम, लंदन का क्लीन एयर एक्ट 1956 अहम किरदार अदा करता है। ये स्मॉग जो लंदन में हमें 1952 में देखने को मिली थी, जिसे आज दुनिया ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से याद करती है, वो ज्यादातर कोयले और फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल्स और ऑयल्स के इस्तेमाल से हुई थी। क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है, लिहाजा उन दिनों में ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से लोगों ने घरों में कोयला जलाकर अपने घरों को गर्म करने की कोशिश की, जिससे एक गैस का अखराज हुआ जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जब ये फिजा में मौजूद दीगर गैसों से मिली तो कहीं सल्फर ऑक्साइड बना, कहीं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और ये लोगों की घुटनों से उनके फेफड़ों में गया और लोगों की मौत का सबब बना। लंदन ने जब अपनी क्लीन एयर पॉलिसी बनाई तो उसके तहत उन्होंने कोयले के तमाम प्लांट्स को बंद करने का फैसला किया। जो बंद नहीं हो सकते थे उन्हें शहरी आबादियों से दूर किया गया। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉग क्यों पैदा हो रही है। हालांकि पुराने वक्तों में भी धुआं उड़ा करता था, पुराने वक्तों में भी खेतों को जलाया जाता था और धुंध भी हुआ करती थी। तो इसका जवाब असल में ग्लोबल वार्मिंग के अंदर छुपा हुआ है। नाज़रीन कराम, पिछले 200 सालों में हमने फिजा में कुछ ऐसी गैसें खारिज की हैं जिनके सबब हमारी दुनिया के गिर्द एक हाला बन गया है जो यहाँ से हार्मफुल गैसेस को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। यानी हमने दुनिया के गिर्द एक ऐसी गैसों का गर्म हाला बना दिया है जो इस ठंडी हवा को अपने अंदर से गुजरकर खला में निकलने नहीं दे रहा है। अब वो गैसें कौन सी हैं और वो उनका इखराज हमने कहां से किया? सबसे पहले तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, दूसरे नंबर पर मीथेन आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं जो हमारे फ्रिज एसियों से निकलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और वाटर वेपर्स यानी पानी के बुखारात गैसेस में शामिल हैं जो दुनिया के गिर्द एक हाला बनाए हुए हैं और इस स्मॉग को, इस धुंध और धुएं के अमलगम को हमारी दुनिया से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अब ये गैसें हमने कहां से खारिज की हैं? कोयले के जलाने से, पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों से,
اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام جو ہم نے زمین سے نکلنے والے پیٹرول سے، انرجی بنانے والے چیزوں سے کیے ہیں، کوئلے کا استعمال ہو گیا، دیگر جتنا تیل زمین سے نکلتا ہے ہم اسے جلاتے ہیں، اس کے استعمال سے ہم نے ان گیسوں کا اخراج بہت بڑھا دیا ہے۔ اب یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے کہ یہ گیسیں مختلف گیسوں سے مل کر کس طرح سے ہمارے یہاں پر گلوبل وارمنگ کر رہی ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام گیسیں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، یہ ہیٹ ٹریپنگ گیسیں ہیں۔ یہ اپنے اندر گرمی کو سمو لیتی ہیں، چھپا لیتی ہیں اور اسے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ حالہ دنیا کے گرد موجود رہتا ہے تو ٹھنڈی ہوا کو اوپر جانے کے لیے مزید ٹھنڈی ہوا چاہیے، لیکن جب یہ اوپر جاتی ہے اسموگ، ٹھنڈی اسموگ، تو اوپر اسے گرم ہوا ملتی ہے جو اسے باہر نکلنے نہیں دیتی، بلکہ اسے پش کرتی ہے اور دوبارہ زمین کی طرف بھیج دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا واقعی بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کر رہا ہے جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا؟ تو جواب ہے نہیں۔ پاکستان صرف گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں اپنا حصہ 0.9% ڈال رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا فنامنا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے یہ گیس فضا میں چھوڑی جائے گی تو یہ تمام ممالک کو نقصان پہنچائے گی۔ اسی لیے انڈیا سے آنے والی گیسیں بھی ہمیں ہی نقصان پہنچا رہی ہیں، چین سے آنے والی گیسیں بھی ہمیں ہی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ جاننے میں دلچسپی بھی ہوگی کہ سب سے زیادہ گیسوں کا اخراج، ان گرین ہاؤس گیسز کا اخراج چائنا کر رہا ہے، نمبر 2 پر امریکہ کر رہا ہے، نمبر 3 پر انڈیا کر رہا ہے، نمبر 4 پر یورپین یونین کنٹریز کر رہی ہیں، نمبر 5 پر رشیا کر رہا ہے۔ تو اس بات سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے 2 بڑے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کرنے والے ملک ہمارے بالکل پڑوس میں ہیں، ایک بھارت اور ایک چین۔ پاکستان میں آنے والی سموگ اور پاکستان میں آنے والے سیلابوں میں ہمارے ان 2 ہمسایہ ملک سے جو گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہو رہا ہے ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ اب اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ ہم ایک ایسا ملک ہیں جہاں سال کے کئی مہینے دھوپ نکلتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو سولر اور دیگر گرین انرجی سورسز پر شفٹ کرنا ہوگا، جس میں ہمیں سولر انرجی کے ساتھ ساتھ ونڈ انرجی کا بھی استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، بایو گیس کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، جو ہمیں اس اسموگ کے مسئلے سے، گلوبل وارمنگ کے مسئلے سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ درخت اگانے پڑیں گے تاکہ جتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں ہم چھوڑ رہے ہیں کوئلے اور دیگر گیسز کے استعمال سے، اتنی ہی وہ درخت چوس جائیں اپنی غذا کے طور پر۔ ہمیں درخت کاٹنے پر فی الفور پابندی لگانی پڑے گی، کیونکہ درخت جو اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو چوستا ہے، وہ اس چوسی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو صدیوں تک، ہزاروں سالوں تک اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، اور جیسے ہی درخت کاٹ دیا جاتا ہے وہ گیسیں دوبارہ سے ہوا میں، 1000 سال کی گیس بھی اکٹھی ہوا میں پھیل جاتی ہے۔ شارٹ ٹرم میں اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں یہ ماسک پہننا ہوگا، اور کوشش کریں کہ آپ N95 ماسک ہی پہنیں، کیونکہ پارٹیکولیٹ میٹر جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے اس کو روکنے کی طاقت صرف اس ماسک میں ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماس ٹرانزٹ اتھارٹیز بنانی پڑیں گی، ماس ٹرانزٹ شروع کرنے پڑیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا، پرائیویٹ گاڑیوں کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کئی اور حل ہو سکتے ہیں۔ فصلوں کی باقیات کو نہیں جلایا جانا چاہیے، اس کو روکا جانا چاہیے۔ پاکستان کو یورو 5 یورو 6 پیٹرول پر شفٹ ہونا چاہیے۔ یہ تمام اقدامات کیے جائیں تو تب جا کر کئی سالوں بعد ہم اس گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔